Welcome to Sigma Pi classes, students, and a very good morning. Myself, Praveen Best, I am your chemistry teacher. ठीक है, अभी तक हमने 3 वीडियो में आपने देखा होगा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में केमिकल रिएक्शन के बारे में बात की, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात की और बैलेंसिंग करना भी देखा कि हाउ टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन। आज के वीडियो में जो है हम देखेंगे कि कैसे उस केमिकल इक्वेशन को जिसको आपने बैलेंस किया उसको मोर इंफॉर्मेटिव बनाया जाए। कैसे आप उस केमिकल इक्वेशन के थ्रू आप कैसे पहचानोगे, कैसे आप उसमें और इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हो जिससे कि कोई ऑब्जर्वर अगर उस इक्वेशन को देखे, कोई भी ऑब्जर्वर उसे देखे तो आप उसको और इंफॉर्मेशन मिल सके। भाई कैसे, मतलब आपने तो नॉर्मली कर दिया था, उसको हम लेटर ऑन एग्जांपल से समझेंगे। तो कैसे आप इक्वेशन को सॉरी मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हो, कैसे आप उस इक्वेशन से ज्यादा इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा। तो इन सब चीजों को हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बस आपको इतना करना है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको सारे नोटिफिकेशन आपको फोन पे पहले ही मिल जाएंगे। जो अपकमिंग वीडियोस होंगे, जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा वो आपको फौरन मिल जाएगा। तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए अपने टॉपिक पे चलते हैं। टू मेक द इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, तो 3 तरीके हैं आप अपनी केमिकल इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव बना सकते हो। कैसे आप अपनी इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हो? पहला मेथड है बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट। आपको अपने केमिकल इक्वेशन की फिजिकल स्टेट को, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो फिजिकल स्टेट है उसको इंडिकेट करना पड़ेगा भाई। ठीक है, इसको अभी हम एकदम से डिटेल करके पढ़ेंगे कि क्या क्या है ये डिटेल में। अभी आप बस मैं आपको बता रहा हूं कौन सी वो 3 कंडीशन है। बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट को आपको इंडिकेट करना पड़ेगा कि क्या है। जैसे कि आपने मान लो जिंक की रिएक्शन करा दी, तो जिंक क्या है, लिक्विड में है, सॉलिड में, गैस में है, वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है। जिंक मेटल सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, गैस फॉर्म में, किस फॉर्म में, तो उसकी फिजिकल स्टेट को मेंशन करना। इसको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा मेथड है बाय इंडिकेटिंग द हीट चेंज टेकिंग प्लेस इन द रिएक्शन। बाय इंडिकेटिंग द हीट चेंज टेकिंग प्लेस इन द रिएक्शन, अगर कोई केमिकल इक्वेशन हो रही है, उसमें क्या हीट रिलीज हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, तो उसको भी इन्वॉल्व करवाना, मतलब उस हीट को हमें दिखाना उस इक्वेशन में। भाई इसमें हीट निकल रही है कि एब्जॉर्ब हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, तो वो भी एक इंफॉर्मेशन हमें केमिकल इक्वेशन से मिलती है, तो उसको ऐड करना। तीसरा बाय इंडिकेटिंग द रिएक्शन कंडीशन, अगर किसी इक्वेशन में रिएक्शन कंडीशन की जरूरत है तो उसको भी हमें मेंशन करना पड़ेगा। अगर आप रिएक्शन कंडीशन मेंशन नहीं करेंगे और आपने सिंपल लिख दिया कि दिस रिएक्टेंट कंबाइन विद एंड गिव प्रोडक्ट, और आप उसे करने जाओगे आपकी होगी नहीं, क्योंकि क्या पता उसमें हाई टेम्परेचर मेंशन्ड हो, लो टेम्परेचर मेंशन्ड हो, हाई प्रेशर मेंशन्ड हो, तब जाके वो रिएक्शन होती हो। तो इन कंडीशन को, इन इंफॉर्मेशन को रिएक्शन में ऐड करने से आपकी इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव हो जाती है और उससे आपको इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेशन उस इक्वेशन में आप डाल सकते हो। ठीक है, तो इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए आपको इन 3 कंडीशन की जरूरत पड़ेगी और आपको 3 तरीके से आप अपनी इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हो, जिस तरीके से जो आपको जिस चीज में रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन को डिस्कस करेंगे और इसको हम आराम से डिटेल में देखेंगे। तो पहला है बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। अगर आपको फिजिकल स्टेट इंडिकेट करनी है रिएक्टेंट और द प्रोडक्ट की, तो अब आप देखो फिजिकल स्टेट 4 तरीके की होती है। देयर कैन बी 4 फिजिकल स्टेट। ठीक है, सॉलिड हो सकती है, उसको सिंबल एस से दिखाते हैं। ठीक है, सिंबल इसका एस है। लिक्विड हो सकती है, इसके सिंबल को एल से दिखाते हैं। ठीक है, और गैस हो सकती है, इसके सिंबल को जी से दिखाते हैं। ये आपको पहले से भी पता है कि सॉलिड एस होता है, लिक्विड एल होता है, गैस जी होता है। और एक और है जो नया टर्म है, शायद आपको पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता तो देख लो, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, जो होता है सॉल्यूशन मेड इन वाटर, एक्वा सॉल्यूशन मेड इन वाटर। जो सॉल्यूशन
वाटर में बनते हैं, मतलब आपने कोई सब्सटेंस डाला और वो पानी में क्या हो गया, सॉल्युबल हो गया, तो सॉल्यूशन बना दिया उसने वाटर में, तो उसे बोलता है एक्वस सॉल्यूशन। तो ये 4 फिजिकल स्टेट है जो आपको मेंशन करनी होंगी अगर आपको एक केमिकल इक्वेशन लिख रहे हो। अब इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल आपके सामने, आप इसे तो देखिए आपके पास एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको पहली कंडीशन को समझते हैं, फिजिकल स्टेट, ठीक है। इंडिकेट करना, फिजिकल स्टेट को कैसे इंडिकेट, जैसे आपके पास एक एग्जांपल है, मैंने एक इक्वेशन लिखी, एक एग्जांपल है जिसमें आपको ये थ्योरी के टर्म पे कुछ लिखा हुआ है, एक नोट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है पढ़ते हैं। जिंक मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक मेटल जो है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है और बना रहा है जिंक सल्फेट सॉल्यूशन एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब आप में से किसी एक ने मान लो इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख दिया, क्या लिखा, आपने लिखा जिंक, और ये हमने पहले भी किया था, याद होगा आपने फर्स्ट लेक्चर में जब मैंने आपको केमिकल रिएक्शंस बता रहा था तो मैंने आपको जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की एक रिएक्शन बताई थी जिसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होते हुए दिखाया था, एवोल्यूशन ऑफ गैस में, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन में एवोल्यूशन ऑफ गैस में मैंने इस इक्वेशन का यूज किया था, ठीक है। वही वाली इक्वेशन है। तो आपने देखा जिंक मेटल को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करने पे जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बन रही। तो एक बच्चे ने मान लो इस तरीके से लिख दिया ZnH2SO4 gives you ZnSO4 plus H2, ठीक है। जिंक को H2SO4 में डाला, जिंक का सल्फेट और H2। क्या ये इक्वेशन आपको सही इंफॉर्मेशन दे रही है? क्या आपको पता लग रहा है रिएक्शन में हो क्या रहा है? ऊपर तो ठीक है लैंग्वेज दिखा, क्या इस लैंग्वेज को ये जस्टिफाई कर रही है इक्वेशन? मान लो ये लैंग्वेज से आपको पता लग गया कि हाँ भाई क्या क्या हो रहा है एक्चुअल में, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी इक्वेशन इसको ना लिख के इस इक्वेशन को लिखता हूं जिंक H2SO4 ZnSO4 H2, क्या आपको पता लग रहा है कि कौन चीज क्या है? नहीं पता चल रहा है। ये इक्वेशन आपको इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं दे रही है, ये इक्वेशन आपको इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं दे रही है। तो ये इक्वेशन इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं दे रही, तो अगर आपको इस तरीके से लिखे इसे, अब आप इक्वेशन, अब इस नोट्स को पढ़ो और नोट्स को पढ़ के आप इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव बनाएंगे। देखो क्या लिखा है, जिंक मेटल, तो जिंक मेटल क्या है, सॉलिड है, सॉलिड मेटल रिएक्ट कर रहे हैं तो आप क्या लिखोगे, जिंक, अब ब्रैकेट में क्या लिखोगे, सॉलिड। इससे पहले मैंने अभी आपको लिखवाया ना, कंडीशन लिखाई कि सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैस स्टेट और एक्वा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मेड इन वाटर। तो आप क्या करोगे, जिंक मेटल है तो सॉलिड है, तो आपने उसकी फिजिकल स्टेट रिप्रेजेंट कर दी कि जिंक मेटल है, सॉलिड है। रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, अब सल्फ्यूरिक एसिड तो ठीक है, ये है H2SO4, जैसे ये भी लिखा हुआ है H2SO4, लेकिन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड माने आपके पास कोई सल्फ्यूरिक एसिड है, आपने उसमें पानी मिला दिया, पानी मिलाओगे तो आप सल्फ्यूरिक एसिड को क्या करो, डाइल्यूट कर रहे हो, मतलब उसकी कंसेंट्रेशन कम कर रहे हो। अब ज्यादा पानी में कम H2SO4 है तो डाइल्यूट हो गया। डाइल्यूशन मतलब एडिशन ऑफ वाटर, वाटर आपने बहुत ज्यादा डाल दिया और उसमें कम H2SO4, तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। वीक मतलब एसिड की क्वांटिटी थोड़ी कंसंट्रेटेड से डाइल्यूट कर दी, तो डाइल्यूट कर दी तो पानी में डाला ना, पानी में डाला तो घुल गया, एक्वा सॉल्यूशन बना दिया उसने, सॉल्यूशन मेड इन वाटर। तो डाइल्यूट है तो आपको क्या करना पड़ेगा, H2SO4 क्या कहलाएगा, एक्वस। क्लियर हो गया। अब क्या बन रहा है, जिंक सल्फेट। अब जिंक सल्फेट क्या कह रहा है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके टू फॉर्म जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन बन रहा है। ये भी पानी में सॉल्यूबल है, सल्फेट का सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन है ना, एक्वस है, सॉल्यूशन मेड इन वाटर। तो ZnSO4 है तो अब पानी तो है ही वहां पे, ZnSO4, तो ये भी क्या होगा, एक्वस। ढंग से लिख देते हैं, AQ दिख नहीं रहा होगा ना आपको, अरे यार, AQ, ठीक है, जिंक सल्फेट AQ हो गया, ठीक है। और साथ में क्या है, H2, क्या लिख रहा है वो, हाइड्रोजन गैस निकल रही है, तो H2 क्या है, गैस है। तो अब ये इक्वेशन इंफॉर्मेटिव हो गई, आपको पता लग रहा है कि जिंक सॉलिड है तो मेटल है, उसको H2SO4 एक्वस है, मतलब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 लिक्विड फॉर्म में एक्वस सॉल्यूशन है, डाइल्यूट H2SO4 का जिंक सल्फेट को H2SO4 एक्वस सॉल्यूशन में डाला गया है और क्या बना रहा है, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, और ये जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में सॉल्युबल होगा, एक्वस सॉल्यूशन, और हाइड्रोजन गैस बबल आउट हो रही है। तो ये इक्वेशन ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। तो पहली इक्वेशन से आपको क्लियर हो गया कि इक्वेशन को कैसे इंफॉर्मेटिव बनाया जाता है, फिजिकल स्टेट से आपकी इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है। अब ये इक्वेशन इसको रिप्रेजेंट कर रही है कि हाँ भाई ये जो लिखा हुआ है वो इस तरीके, अगर मैं इस इक्वेशन को लिख दूं तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ भाई ये, आप इसको देख करके ये बना सकते हो और इसको देख करके
ये लिख दोगे। लेकिन ये लिख दोगे तो इससे आपको क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं होगी। एक पल के लिए आप गैस करके कर दोगे, ठीक है, लेकिन ये आपको क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं देगी। तो इसीलिए एडिशनल इंफॉर्मेशन जो ऐड की जाती है टू मेक द इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। ठीक है, तो पहला तो है फिजिकल स्टेट, तो आपको उसकी स्टेट बतानी होगी। ऐसे ही आप हर रिएक्शन में करोगे तो आप उसकी फिजिकल स्टेट भी लिखोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। चलिए जी, अब हम देखते हैं टू इंडिकेट द हीट चेंज इन इक्वेशन। सेकेंड कंडीशन देखते हैं जिससे कि आप इक्वेशन को और इंफॉर्मेशन दे सकते हो। इक्वेशन आपको और इंफॉर्मेशन दे सकती है, कैसे इंफॉर्मेटिव हो सकती है? टू इंडिकेट द हीट चेंज इन एन इक्वेशन। तो हीट चेंज देखेंगे कि हीट चेंज भी तो आ रहा होगा किसी इक्वेशन में। हीट चेंज इन एन इक्वेशन, हीट चेंज देखेंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो आपके पास, अब मैंने इस बार, अब जो हमने देखो इक्वेशन बैलेंस करना हमें आ ही गया। इक्वेशन कैसे बैलेंस करते हैं? बैलेंस करनी है पहले इक्वेशन, फिर उसकी फिजिकल स्टेट भी मेंशन करनी होती है, दोनों कर रखी है। तो इस इक्वेशन में इक्वेशन भी बैलेंस्ड है, फिजिकल स्टेट भी मेंशन कर रखी है, लेकिन इसमें एक एडिशन, अभी हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं, किसको फोकस कर रहा हूं मैं जानबूझ के, अभी हम केवल हीट चेंज पे फोकस कर रहे हैं। तो अब आप देखो ये इक्वेशन क्या आपको क्लियरिटी दे रही है? इससे ठीक है, हमें पता लग गया कि भाई कार्बन है, ऑक्सीजन है, CO2 बैलेंस्ड भी है, सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, ये गैस फॉर्म में, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, गैस बन गई, ये सब तो ठीक है। लेकिन क्या ये इक्वेशन हमें कुछ मिसिंग लग रहा है? क्या ये इक्वेशन हमें ये बता पा रही है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है? इस चीज का हमें कैसे पता लगेगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसमें हीट रिलीज होती है। ध्यान रखिए भाई, दोबारा से बता रहा हूं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? जिसमें हीट लिबरेट होती है। हीट क्या होती है? हीट रिलीज होती है। और एंडोथर्मिक क्या होती है? जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, जिसमें एक्सोथर्मिक जिसमें हीट रिलीज होती है, और एंडोथर्मिक जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, तो ये तो आपको क्लियर होना चाहिए। अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें कैसे पता लगेगा कि इसमें हीट रिलीज हो रही है कि एब्जॉर्ब हो रही है। ये इक्वेशन हमें नहीं बता रही है। तो अब आप देखिएगा कि कार्बन सॉलिड को जब ऑक्सीजन के साथ आप बर्न करते हो ना, कार्बन सॉलिड को जब आप ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हो तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। ठीक है, और ये एक कंबशन रिएक्शन है। क्या है ये? कंबशन रिएक्शन, क्योंकि कार्बन को आप ऑक्सीजन के साथ क्या करो? बर्न कर रहे हो। जबकि आप किसी चीज को ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हो तो उसे आप कहते हो कंबशन रिएक्शन। क्या कहते हो? कंबशन रिएक्शन। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, गोल्डन पॉइंट है, नोट कर लो, आपको बहुत हेल्पफुल होगी आपको ये बताने में कि कौन सी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि नहीं। तो आप एक बात ध्यान रखना, ऑल कंबशन रिएक्शन, नोट कर लीजिए इसे, ऑल कंबशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक इन नेचर। जितनी भी कंबशन रिएक्शन हो एक्सोथर्मिक नेचर की होती है, और एक्सोथर्मिक नेचर की होती है तो हीट क्या होगी? रिलीज होगी। तो ये जो रिएक्शन मैंने लिखी है इसमें क्या, ये क्या हो रहा है? कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्या हो रहा है? बर्न हो रहा है, जल रहा है। तो ये क्या दे रहा है आपको? कार्बन डाइऑक्साइड। और साथ में क्या कर रहा होगा? हीट रिलीज कर रहा होगा। तो हीट रिलीज कर रहा होगा तो आप सिंपली प्रोडक्ट में क्या करोगे? प्लस करके हीट लिख सकते हो। प्लस करके आप क्या लिख दोगे? हीट। तो आपको पता लग जाएगा हीट रिलीज हो रही है। हीट नहीं तो आप पूरी ये भी लिख सकते हो, या फिर स्लैश करके लिख सकते हो हीट एनर्जी, या लिख सकते हो हीट, या फिर लिख सकते हो एनर्जी। ठीक है, हीट निकलेगी मतलब हीट क्या है? एनर्जी। एनर्जी क्या है? हीट। हीट एनर्जी दोनों एक ही है। तो चाहे CO2 आप प्लस हीट लिख दो, एनर्जी निकलेगी, कुछ हीट लिबरेट होगी, या फिर आप ये बोलो कि कुछ एनर्जी लिबरेट होगी। हीट बोलो चाहे एनर्जी, या तो हीट लिखो या फिर एनर्जी लिखो। ठीक है, या फिर आप हीट एनर्जी भी लिख सकते हो। तो सिंपली आप प्लस हीट करके दिखाई देगा आपको, इक्वेशन लिखोगे प्लस हीट करके लिखा होगा, या फिर लिखा होगा प्लस एनर्जी करके कहीं पे। तो जहां पे इस तरीके से लिखा हो प्रोडक्ट के आगे प्लस हीट या एनर्जी, देखो आपने कोई रिएक्शन हुई, जब आपका कोई कंपाउंड फॉर्म होता है ना तो एनर्जी रिलीज होती है। तो देखो जब ये आपस में कंबाइन होंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। कंबशन रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है। तो कंबशन रिएक्शन है तो इसमें एनर्जी हीट लिबरेट होती है, एक्सोथर्मिक है तो हीट लिबरेट होगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा? रिएक्शन बाहर निकलेगी तो प्रोडक्ट के साथ प्लस हीट भी निकलेगी कुछ, तो प्लस हीट और एनर्जी। तो प्रोडक्ट वाली साइड में प्लस हीट और एनर्जी कर दोगे तो इसका मतलब वो बता देगा कि ये रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक है। तो आपको दिख गया कि प्रोडक्ट में प्लस हीट लिखा है तो एक्सोथर्मिक है। तो आपको एक इक्वेशन लिखी है तो आपको पता लग गया रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक। तो ये भी क्या है? एक इंफॉर्मेटिव इक्वेशन है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं।
और एक बहुत बढ़िया एग्जांपल लेते हैं, वही ग्लूकोज वाला जिसको आपने अभी बैलेंस भी किया था। तो इस बार मैं बैलेंस इक्वेशन लिखूंगा ग्लूकोज की और उसकी रिएक्शन कंडीशन भी लिख दूंगा। जैसे कि आपके पास है C6H12O6 ग्लूकोज है, ठीक है। इसको ऑक्सीजन के साथ बंद करते हैं, 6O2 गिव यू CO2 प्लस H2O, 6CO2 बैलेंस करके लिख रहा हूं मैं जानबूझ के। अरे एक मिनट, ठीक है, बैलेंस करके मैं इस इक्वेशन को लिख रहा हूं आपके लिए। इसको एक्वस कर देते हैं, ये गैस हो गया, ठीक है। ये बनेगा आपका 6CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड, और ये भी 6H2O लिक्विड, ठीक है। तो ये मैंने आपको जो है इक्वेशन लिख के दे दी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस 6H2O लिक्विड 6 एक्वस। तो ये आपके पास एक बैलेंस्ड इक्वेशन है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, और साथ में इसकी फिजिकल स्टेट भी मेंशन कर रखी है। पहली कंडीशन को हमने मेंशन कर रखा है, जो कि हमें कुछ इंफॉर्मेशन दे रही है। क्या दे रही है? कुछ इंफॉर्मेशन दे रही है। ग्लूकोज है एक्वस फॉर्म में है, ऑक्सीजन है गैसेस फॉर्म में है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस फॉर्म में है, H2 लिक्विड है, और इक्वेशन भी बैलेंस्ड है, ठीक है। इतना हमारे पास पता है। लेकिन इस इक्वेशन से क्या हमें कुछ पता चल रहा है कि ये रिएक्शन इक्वेशन एक्सोथर्मिक होगी कि एंडोथर्मिक होगी? तो एक बात ध्यान दो कि इसमें भी आप ग्लूकोज क्या कर रहे हो? बर्न कर रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, जब आप खाना खाते हो तो आप क्या करते हो? कार्बोहाइड्रेट इंटेक करते हो ना। कार्बोहाइड्रेट जो हमारा फूड होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, और ये ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट की सिंपलेस्ट फॉर्म है, कार्बोहाइड्रेट की सिंपलेस्ट फॉर्म है। और जो ये प्लांट्स खाना बनाते हैं तो ये कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। और वो जो प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट खाना बनाते हैं वो खाना आप खाते हो तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट एक बहुत बड़ा चेन होती है, ठीक है, बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, ये लंबी चेन होती है। और कार्बोहाइड्रेट को जब आप सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ते हो तो ग्लूकोज की फॉर्म में होता है। तो जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, जब आप खाना खाते हो तो टूटता है, डिकम्पोज होकर ग्लूकोज फॉर्म में आता है। अब ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज जब आप ऑक्सीजन, देखो जैसे आपने सांस ली तो आप इंटेक करोगे, ऑक्सीजन इंटेक करोगे, तो जब आप ऑक्सीजन इंटेक करोगे तो वो ऑक्सीजन आपके लंग्स में जाएगी, लंग्स में जाके वो क्या करेगी? अलग अलग पूरे बॉडी में जाती है। वहां पे ये ऑक्सीजन क्या करेगी? ग्लूकोज के साथ इंटेक करेगी, ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करेगी। और जब ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ क्या होगा? बर्न्ट होगा। और बर्न्ट होगा तो क्या होगी? कंबशन रिएक्शन होगी। क्या होगी? कंबशन रिएक्शन होगी। क्या होगी? कंबशन रिएक्शन। और जब आपको पता ही है कि कंबशन रिएक्शन होती है तो क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है। और ऑल कंबशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसका मतलब इसमें भी क्या हो रही होगी? एनर्जी रिलीज हो रही होगी। और एनर्जी रिलीज हो रही होगी तो इसमें क्या चीज मिसिंग थी? बाकी सब कुछ पता लग रहा है, यहां पे प्लस हीट। चलो मैं इस बार एनर्जी लिख देता हूं, प्लस एनर्जी, बात एक ही है। तो कुछ एनर्जी भी रिलीज होगी। तो ग्लूकोज को जब आप ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हो, ये एक कंबशन रिएक्शन है। आपने सांस ली, ऑक्सीजन जो है ग्लूकोज के साथ कंबाइन होगी तो क्या क्या निकालेगी? CO2 प्लस वाटर। अब वो जो CO2 होती है वो फिर क्या होती है? वापस हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होकर फिर वापस इनहेल कर रहा हूं, CO2 बाहर आ जाती है, ठीक है। और कुछ वाटर मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है, वही रहेगा। और साथ में क्या निकल रही है? एनर्जी, लॉट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। और वो एनर्जी क्या काम आती है? हमारे शरीर को काम करने में, वर्क करने में हेल्प करती है। जैसे मैं बोल रहा हूं अभी, तो क्या होगा? मेरे कई सारे ग्लूकोज यूनिट क्या हो रही होंगी? ऑक्सीजन के साथ बर्न हो रही होंगी, टूट रही होंगी, और वो मुझे एनर्जी प्रोवाइड करनी है, तभी तो मैं बोल पा रहा हूं, मैं ये एक्शन कर पा रहा हूं। कोई भी काम जो मैं कर रहा हूं, वो सारी की सारी क्या हो रही होगी? एनर्जी रिलीज हो रही होगी। और वो एनर्जी क्या हो रही है? मेरी खर्च हो रही है। तो हम अपने बॉडी मूवमेंट को मूव कराने के लिए, कोई भी एनर्जी जो बोल रहा हूं, कोई भी वर्क फंक्शन करने के लिए, ये जो है ये प्रोसेस होती है। तो ये आपकी एक अंदर वाली प्रोसेस भी हो गई, बॉडी के अंदर जो प्रोसेस हो रही है, ये कंबशन रिएक्शन है। और इससे आपने ये देखो, कई चीजें आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए इसमें, ठीक है। और आप बायो में भी आपको ये हेल्प हो जाएगी। और ये इसमें क्या इंडिकेट कर रहे हैं? हीट चेंज की बात पे फोकस कर रहा हूं। तो पूरी इक्वेशन सही थी, बस हमें यहाँ पे प्लस एनर्जी मिल गई, तो ये हमें ये बता रही कि क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? हीट रिलीज होती है और लॉट अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है। तो ये मेरे हिसाब से दो एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर हम देखें कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो वो देता है CaO प्लस CO2, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 देता है, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट एक सॉलिड है। जब आपने उसे हीट कर रहे हो, कैल्शियम कार्बोनेट खूब हीट किया आपने, तो आपको क्या मिला? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या ये अभी भी आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे रही है? हीट किया तो इसका मतलब क्या? आपने उसे हीट एनर्जी दी है ना। तो हीट दिया तो आपको यहां पे क्या लिखना पड़ेगा? प्लस हीट।
हीट किया, इसका मतलब आप इसको क्या कर रहे हो, डिकम्पोज कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ रहे हो, हीट करके कैल्शियम कार्बोनेट टूट रहा है किसमें, CO प्लस CO2 में। तो ये आपकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो गई, क्योंकि आप इसमें हीट दे रहे हो, तो ये क्या है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये एंडोथर्मिक का एग्जांपल हो गया आपके लिए। अभी तक हमने इससे पहले एक्सोथर्मिक के देखे, एंडोथर्मिक का हो गया। कैल्शियम कार्बोनेट को आपने हीट किया, हीट किया तो आपने एनर्जी दी ना, तो एनर्जी जब आप उसे दोगे तो तभी तो टूट के दो में टूट रहा है, तो आप उसे क्या कर रहे हो, हीट दे रहे हो, तो ये क्या कर रहा है, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है कैल्शियम कार्बोनेट, तब वो टूट रहा है, तो ये एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल हो गया। क्लियर हो गया, तो ये भी आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है, टू मेक द इंफॉर्मेशन मोर इंफॉर्मेटिव, टू मेक द केमिकल रिएक्शन इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं थर्ड कंडीशन पे। क्लियर हो गया आपको। दूसरा, ऑल फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस आर आल्सो एंडोथर्मिक। जितनी भी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है, जो प्लांट अपना खाना बनाते हैं, वो भी एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, ध्यान में रखना। ठीक है, और ये भी क्या है, ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अगर आपको ध्यान हो तो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। और एक बात नोट करके ध्यान रखो, ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक इन नेचर। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, एंडोथर्मिक नेचर की होती है। तो ये भी आपको कई बार हेल्प कर देगा। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन पे चलते हैं अपने। ठीक है, बाय इंडिकेटिंग द रिएक्शन कंडीशन। इंडिकेट करना, रिएक्शन कंडीशन को कैसे इंडिकेट करेंगे। तीसरी कंडीशन आपकी बाय इंडिकेटिंग द रिएक्शन कंडीशन। अभी हमें रिएक्शन कंडीशन भी इंडिकेट करनी होती है कि भाई कोई रिएक्शन हो गई, आपने सब कुछ दिखा रखा उसमें, भाई दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, लेकिन आपको ये भी तो मेंशन करना पड़ेगा किस कंडीशन पे हो रही है, रूम टेम्परेचर पे हो रही है, किस पे हो रही है। जिस रिएक्शन में कुछ भी मेंशन नहीं होता है, समझ लो रूम टेम्परेचर पे हो रही है, नॉर्मल कंडीशन पे हो रही है। लेकिन कई रिएक्शंस ऐसी होती है जिसमें आपको टेम्परेचर और प्रेशर और हर चीज रिएक्शन कंडीशन को मेंशन करना पड़ता है, ताकि आपको पता लग सके, क्योंकि वो नॉर्मल टेम्परेचर पे होगी नहीं, आपने सिंपल इक्वेशन लिख दी और वो रिएक्शन हो ही नहीं रही है परफॉर्म। पता चला कि अगर आपने उसमें रिएक्शन कंडीशन लिखी है भाई 300 टेम्परेचर पे हो रही, इतने टेम्परेचर पे हो रही, या फिर इस कंडीशन पे होती है, तब आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगी। तो वो भी आपको क्या करती है, एक केमिकल इक्वेशन को और इंफॉर्मेटिव बनाती है और मोर क्लियर करती है। ठीक है, तो देख लेते हैं बाय इंडिकेटिंग द रिएक्शन कंडीशन, इसका एक एग्जांपल उठा लेते हैं। तो इसका एग्जांपल हम ग्रीन प्लांट से ही लेते हैं। वो हमने जो अभी एक इक्वेशन की थी ना, ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ बर्न करके एनर्जी रिलीज कराई थी रेस्पिरेशन सिस्टम में। आप क्या करते हो, खाना खाते हो, ऑक्सीजन सांस लेते हो, तो ऑक्सीजन उस ग्लूकोज को, जो खाना आपने खाया हुआ है, जब आप सांस ले रहे हो तो ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ बर्न होता है और हीट एनर्जी रिलीज कर रही है। उसकी इक्वेशन को रिवर्स कर दो। तो मैं रिवर्स इक्वेशन आपको लिख के दिखा रहा हूं, वही इक्वेशन है, आप देखना, आप वीडियो को रिवर्स करके देखना, वहां पे आपने नोट किया होगा तो आप देख रहे होंगे। उसी ग्लूकोज इक्वेशन को मैं रिवर्स करके लिखूंगा, 6CO2 प्लस 6H2O। ठीक है, और ये आपको देगा 6CO2 गैस, H2O लिक्विड, गिव यू C6H12O6 aqueous प्लस O2 गैस। ठीक है, अब ये क्या इक्वेशन आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे रही है, नहीं दे रही है पूरी। अब मैंने एक बात और कह दी कि ये रिएक्शन कंडीशन इसमें अभी मेंशन नहीं है, तो आपको ये सब कुछ बता रही है, ठीक है, लेकिन कब होती है रिएक्शन, अगर आपको प्लांट अपना खाना कैसे बनाते हैं, क्या जरूरत होती है प्लांट को, टू मेक प्लांट देयर फूड, सॉरी प्लांट अपना अगर खाना बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे, तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के थ्रू करेंगे। तो ये एक एग्जांपल है इसका, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन का। तो इसमें रिएक्शन कंडीशन मेंशन करनी पड़ेगी, क्या क्या जरूरत पड़ेगी, एक तो क्लोरोफिल की जरूरत पड़ेगी, क्लोरोफिल की जरूरत पड़ेगी, और दूसरा सनलाइट की जरूरत पड़ेगी।
ठीक है। जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, अब आपको पता है एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रेजेंट होगी एटमॉस्फेयर में कार्बन, और वाटर वेपर भी फॉलो होते ही। अब प्लांट्स क्या करते हैं, क्लोरोफिल प्लांट ग्रीन जो लीव्स होती है उसमें क्लोरोफिल होता है। अब CO2 और वाटर मॉलिक्यूल उसके लीव के ऊपर होंगे तो क्लोरोफिल क्या करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करेगी, और सनलाइट तो पड़ ही रही होती है। ठीक है, सनलाइट पड़ेगी तो सनलाइट क्या प्रोवाइड कराएगी, एनर्जी प्रोवाइड कराएगी, तो इसलिए एंडोथर्मिक रिएक्शन भी हो गई। तो रिएक्शन कंडीशन प्रोवाइड कराई, साथ में एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई, क्योंकि सनलाइट क्या करेगी, एनर्जी प्रोवाइड कराएगी, ये आपस में रिएक्शन करेंगे और प्लांट अपना खाना बना लेगा। तो ग्लूकोज फॉर्म हो गया, ये कार्बोहाइड्रेट फॉर्म हो गया। ठीक है, और साथ में क्या बन जाएगा, O2 बन जाएगा। तो ये क्या है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन का एग्जांपल है। तो रिएक्शन कंडीशन भी मेंशन करनी जरूरी होती है। तो तीसरी कंडीशन थी जो कि आपकी इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और केमिकल इक्वेशन को बैलेंस इंफॉर्मेटिव बनाने के साथ साथ हम इसमें कुछ क्वेश्चन और करेंगे जिसमें सारी चीजें इंक्लूड करेंगे। मतलब अब जब आप हम क्वेश्चन करेंगे आगे जाके, अभी तो हम क्या कर रहे थे, बैलेंस कर रहे हैं केमिकल इक्वेशन, और अभी हमने तीनों कंडीशन और पढ़ ली। अब हम जब कोई केमिकल इक्वेशन बैलेंस करेंगे तो साथ में हमें तीन कंडीशनों को भी ऐड करना है, जो जो जिसमें पॉसिबल हो पाएगा, ताकि आपकी केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव लगनी चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे और ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही। थैंक यू। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन को प्रेस जरूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।